हेलो फ्रेंड्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज भूगोल का पहला चैप्टर और उसका पार्ट सेकंड है, वह उसका अध्ययन करेंगे। एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से यूट्यूब का चैनल है वह संचालित किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेज है वह संचालित की जा रही हैं और इसमें कंप्लीट आप लोगों का कोर्स है वह उपलब्ध हो रहेगा। इस कारण से है वह यूट्यूब पर एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स है वह उपलब्ध होते रहेंगे। आज हम जो सेकंड पार्ट है वह उसका देख रहे हैं। फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। कल हमने पढ़ा था मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में और उसकी विचारधाराओं के बारे में है वह देखा था। इसी पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये होता है कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन हम क्यों करते हैं, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाता है, यह उसकी प्रकृति को निश्चित करता है। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हम देखें, प्रकृति के प्रमुख रूपों के बारे में देखें तो फर्स्ट बात, भूगोल में पहला जो स्वरूप है वह भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है भूगोल में उसका केंद्रीय स्थान, केंद्रीय रूप स्थान संकल्पना है, अर्थात जीन ब्रोन्स जैसे पुराने है वे विद्वान रहे हैं और भी बहुत सारे है वे विद्वान रहे हैं जिन्होंने भूगोल के बारे में है वह वर्णन दिया है। उसमें भूगोल क्यों पढ़ते हैं, उसका मूल कारण स्थानों का अध्ययन करना, धरती पर स्थानों का अध्ययन करना। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थान होते हैं और उन स्थानों में विविधताएं होती हैं। इस कारण से भूगोल का स्वरूप ये है कि कोई स्थान इस धरती पर कहाँ है, वह वहाँ पर क्यों स्थित है, इसका अध्ययन है वह भूगोल के अंदर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कनाडा और अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान हैं। प्रेरीज घास के मैदान यहाँ पर क्यों हैं, प्रेरीज घास के मैदान क्यों हैं, उनका उपयोग मानव किस प्रकार करता है, यह है वह भूगोल का है मुख्य उद्देश्य या प्रकृति है वह शामिल किया जाता है। दूसरा स्वरूप है मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव है। मानव भूगोल में मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल है, उसका जो सेंटर बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है वह मानव है। अर्थात मानव के आसपास की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। ये संसार है, इस संसार में 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप जो स्थल लैंड के क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें 29% भाग है वह धरती का शामिल है, बाकी ये 71% भाग ये जल भाग है, महासागरीय पार्ट्स में शामिल किया जाता है। लेकिन विशेष रूप है मानव है वह ज़्यादातर स्थल खंडों के ऊपर निवास करता है और स्थल खंडों पर निवास करने के कारण उन स्थल खंडों का अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा शामिल नहीं है। इसमें भी स्थल खंडों पर भी पूरे स्थल खंडों के अंदर मानव शामिल है नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, धरती के 90% भाग पर 90% भाग खाली पड़े, निर्जन पड़े। वहाँ पर विश्व की टोटल जनसंख्या में 10% जनसंख्या ही पाई जाती है और 10% भाग ऐसे हैं जहाँ पर विश्व की 90% लोग रहते हैं। तो इसमें मूल स्वरूप ये है कि धरती पर मानव कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं,
वहाँ पर किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, कौन कौन सी है वो क्रियाएं करते हैं, इनका अध्ययन है वह मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका क्या है, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप लोगों को पूर्वी तट पर मिलेगी। पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह देखने को मिलती है। क्यों? यह विकसित देशों के नज़दीक है, इस कारण से आना जाना है वह व्यापार वगैरह सुविधा होने के कारण यहाँ पर उद्योग धंधे भी डेवलपमेंट हुए और घनी जनसंख्या है वह पाई जाती है। दूसरा बड़ा क्षेत्र यहाँ पर है वह महान झीलें, 5 महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ये 5 महान झीलें पाई जाती हैं। इनके आसपास सघन जनसंख्या रहती है, तो वहाँ पर झील का क्षेत्र है, इस कारण से सस्ता माल का आयात निर्यात होने के कारण इन झीलों के किनारे पर बड़ी बड़ी खनिजों की खानें हैं प्लस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। तीसरा बड़ा क्षेत्र प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान जो कनाडा और यूएसए दोनों के अंदर है, यहाँ पर मॉडर्न कृषि है वह की जाती है। मेरा ये कहना है कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में सभी स्थानों को है वह मानव भूगोल में स्थान नहीं दिया जाता। जैसे अलास्का वगैरह है, उत्तरी कनाडा है, इनके अंदर बहुत कम क्षेत्रों का अध्ययन है वह देखने को मिलता है। आदमी उत्तरी अमेरिका में कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं और वो वहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से रहता है, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, उनके बारे में अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। इस कारण से दूसरा मानव भूगोल का प्रमुख केंद्र बिंदु मानव है। मानव के बारे में ही अध्ययन किया जाता है कि मानव सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई और कैसे विकसित हुई, उनके बारे में अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह वातावरण समायोजन का अध्ययन करता है। वातावरण समायोजन, एडजस्टमेंट का अध्ययन करता है। समायोजन शब्द की बात आती है तो इसके 2 स्वरूप हैं, एक अनुकूलन है, अनुकूलन, और दूसरा स्वरूप है रूपांतरण। रूपांतरण, अनुकूलन का मतलब स्वयं में परिवर्तन, स्वयं में परिवर्तन, और रूपांतरण का मतलब होता है प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन। अनुकूलन, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ऊँट होता है वह मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हुए उसने अपनी चमड़ी को मोटा बना लिया। ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं ताकि रेत में नहीं धंस सके। चमड़ी मोटे होने के कारण उसको पानी की कम आवश्यकता होती है, परिणामतः उसने अनुकूलन कर दिया, एडजस्टमेंट किया है, उसने अपने आप में परिवर्तन किया है, यह उसका अनुकूलन है। हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, सपोज कीजिए घूमने के लिए लंदन चले जाएं और लंदन में है वह जाने के बाद में है वह हमें गर्म भोजन करना पड़ेगा, मांसाहार करना पड़ेगा, वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार ढलना पड़ेगा, ये खुद के अनुसार अनुकूलन है। या फिर लंदन का कोई आदमी भारत में आ जाए तो यहाँ उष्ण मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ पर उनको शाकाहारी भोजन करना, ठंडा भोजन करना, इस तरह का जो परिवर्तन होता है वह अनुकूलन उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किए। यहाँ हल्के कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर है वह भारी कपड़े है वह पहनने पड़ते हैं, सर्दी के लायक भारी कपड़े, ऊनी वस्त्र पहनने पड़ते हैं, तो यह हुआ उसका अनुकूलन है। दूसरा है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब प्रकृति में परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन का स्वरूप का मुख्य उदाहरण है वह अपने यहाँ पर है वह दामोदर नदी है। भारत में हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे। बंगाल का शोक इसलिए कहते थे क्योंकि मानसून काल में वहाँ भारी बारिश होती थी और भारी बारिश होने के कारण है वह भारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन जाता था। नदियों का पानी एक साथ आता जिसके कारण बंगाल के अंदर भारी जनधन की हानि होती थी। आज
आज दामोदर नदी घाटी पर 8 अलग अलग डैम बना दिए, तो वो बांध ही नहीं भर पाते। परिणाम तय है वह दामोदर नदी घाटी आज है वह भारत के लिए एक वरदान साबित हो गई। वही बंगाल के लोग हैं वह उसको है वह देवी के रूप में उसकी पूजा आराधना है वह करते हैं, क्योंकि इस नदी के बिना न होने के कारण उनका है वह विकास नहीं हो पाता। आदमी ने प्रकृति को चेंज कर दिया। नदी पर बाढ़ आती थी, नदी के का पानी आता था, नदी के ऊपर दीवार खींच करके रोक करके डैम बना दिया। अब इस पानी का उपयोग वह सिंचाई में, पेयजल में या फिर अन्य कार्यों के अंदर है वह करता है, उद्योगों के अंदर काम में लेता है। बहुत सारे पेयजल की योजनाएं है वह संचालित की जाती हैं। मेरा ये कहना है उसने प्रकृति को ही परिवर्तन कर दिया। अपने राजस्थान के अंदर सूखा मरुस्थल है, थार का महान रेगिस्तान है। पंजाब में हरिके बैराज बांध के ऊपर, हरिके बैराज बांध पर नहर निकाल कर, बांध से नहर निकाल करके राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों में सिंचाई की जाने लगी। यह क्षेत्र पहले येलो कलर में है वह दर्शाया जाता था, आज है वह ग्रीन कलर के अंदर दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि मानव ने प्रकृति को ही बदल दिया। ये भारत के प्रमुख अन्न भंडार क्षेत्र है वह बन गई। परिणामतः ये प्रकृति में परिवर्तन किया, इसको रूपांतरण कहते हैं। और दोनों प्रक्रियाएं अनुकूलन प्लस रूपांतरण ये क्या कहलाती हैं? समायोजन कहलाते हैं, वातावरण समायोजन कहलाती है। और इस वातावरण समायोजन का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। इसी को है वह अंतर संबंध भी कह सकते हैं, अंतर संबंध भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में कल हमने अध्ययन किया था फर्स्ट पार्ट में, बहुत सारी चीज़ों में प्रकृति मानव को प्रभाव डालती है और बहुत सारी चीज़ों में मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। एक दूसरे में इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है और इस इंटर रिलेशनशिप को अंतर संबंध के नाम से जाना जाता है। इन अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट जो प्रकृति का स्वरूप है वह है स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन इसका अध्ययन करते हैं। स्थानिक संगठन हम जनरल लाइफ में देखते हैं कि अपने घर है, झोपड़ी है, उससे एक पगडंडी निकलती है, आगे जाकर के रास्ते से मिलती है, रास्ता भी आगे जाकर के कच्ची सड़क से मिलता है, कच्ची सड़क है वह पक्की सड़क से मिलती है, पक्की सड़क है वह शहरों को जोड़ती है और वहाँ पर भी रेल लाइन है या फिर बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण है वह बहुत सारे अधिवास आपस में जुड़े हुए हैं और यह मानव का कार्यस्थल कहलाता है। कार्यस्थल जहाँ पर मानव है वह क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज़ करता है और इन एक्टिविटीज़ को है वह स्थानिक संगठन के नाम से जाना जाता है। ये टोटल जो जाल है आदमी का, एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर के गांव, ढाणियाँ, बड़े बड़े शहर या फिर बड़े महानगर, ये सारों को जोड़ने वाला संगठन है वह स्थानिक संगठन का स्वरूप है। इस स्थानिक संगठन का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल में ये 4 चीज़ों का है वह अध्ययन किया जाता है, ये उसकी प्रकृति है। दूसरी बात करते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र। क्षेत्र की बात जहाँ पर आती है, बात आती है कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं? स्थानिक रूप में अगर देखा जाए तो नॉर्मल रूप में ये है, कल मैंने बात की थी आप लोगों के सामने कि हमारी जो टोटल धरती का स्वरूप है, इस धरती पर 2 बड़े घटक हैं। एक बड़े भाग में प्रकृति है वह है और छोटे भाग में मानव है वह निवास करता है। दोनों के बीच अंतर संबंध पाए जाते हैं और इन तीनों का वो अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ये सारी की सारी प्रकृति है। मानव इसमें शामिल है सांस्कृतिक क्रियाएं, मानव की सांस्कृतिक वातावरण जिसमें वो मकान बनाता है, मार्ग बनाता है या फिर सड़कें बनाता है, उद्योग स्थापित करता है, इन सब को है वह मानव का स्वरूप शामिल है।
ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और इन प्रभावों को अंतर संबंध कहते हैं और इनका अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। तो मुख्य स्वरूप तो प्रकृति, मानव और अंतर संबंध ये त्रिस्तरीय संतुलन के घटक है वह माने जाते हैं। त्रिस्तरीय संतुलन के घटक कहते हैं इनको। अब बात आती है विद्वानों के अनुसार। तो एक हंटिगटन नाम से एक विद्वान था, हंटिगटन नाम से एक विद्वान था। उसने मानव भूगोल के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया। पहला भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, और दूसरा था वह मानव अनुक्रियाएं, अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं, भौतिक दशाओं का मतलब है वह यह था कि जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सारे के सारे है वह भौतिक दशाएं हैं वह मिलती हैं, इनको भौतिक दशाएं कहते हैं। और एक मानव अनुक्रियाएं, मानव अनुक्रियाओं का मतलब है कि मानव है वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है, किस प्रकार की क्रियाएं करता है इनमें। कहीं पर वो कृषि करता है, कहीं पर है वह आवास बनाता है, कहीं उद्योगों में काम करता है, कहीं पशुचारण करता है, कहीं शिकार करके अपना पेट भरता है। ये मानव की अनुक्रियाएं, और इन दोनों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये मानव भूगोल का क्षेत्र है। अब इसको इसी पर लागू करेंगे तो फिर है वह सेम ही दिखाई देता है। भौतिक दशाएं प्रकृति शामिल है, मानव अनुक्रियाएं मानव में शामिल है, और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से है वह यही स्वरूप, ये आधारभूत स्वरूप है। बाकी विद्वान है उसके स्वरूप के आधार पर कोई भी है वह अपने अनुसार तथ्य वर्णन कर देते हैं। जैसे फ्रांसीसी विद्वान था विडाल डी ला ब्लास, इसको शॉर्ट रूप में ब्लास भी कहते हैं। विडाल डी ला ब्लास 1921 में मानव भूगोल के सिद्धांत नाम से एक पुस्तक लिखी, और इससे में उन्होंने है वह अपना वर्णन दिया, मानव भूगोल का क्षेत्र बताया। और मानव भूगोल का क्षेत्र क्या बताया? फर्स्ट बात ये बताया कि मानव भूगोल में जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। वही बात आती है मानव के बारे में पढ़ते हैं। इस धरती पर जनसंख्या कहाँ कहाँ रहती है? सभी जगह जनसंख्या समान नहीं पाई जाती। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है, और बहुत बड़े स्थान ऐसे हैं जो खाली पाए जाते हैं, निर्जन पाए जाते हैं। इस कारण से है वह जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है, घनत्व कितना पाया जाता है, और इसके अलावा उनकी वृद्धि कितनी है, साक्षरता कैसी है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि की दशाएं कैसी हैं, जनसंख्या की समस्याएं कैसी हैं, उनका समाधान कैसा है, इनका अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। यह है विडाल डी ला ब्लास ने बताया। दूसरा है वह स्वरूप उसने दिया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों की बात करें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो इस धरती पर मानव के लिए उपयोगी चीज़ें होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। अपने लिए मिनरल्स हैं, पानी है, भूमि है, ये अपने खनिज हैं, ये अपने संसाधन हैं जिनका उपयोग जो मानव के लिए उपयोगी माने जाते हैं, और इन मानव के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। इस कारण से इनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, हवा, तापमान, वर्षा, ये जो भी है वह संसाधन मानव काम में लेता है। उन प्राकृतिक संसाधनों जो प्रकृति के द्वारा हमारे को उपलब्ध करवाए गए हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे अपने संसाधन हैं। मिनरल संसाधन हैं, जलीय है वह संसाधन हैं, या फिर है वह दूसरे अन्य संसाधन जीवीय, प्राकृतिक, वनस्पति और जीव जंतु अपने लिए संसाधन है। इन सब का अध्ययन जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। थर्ड स्वरूप सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं।
सांस्कृतिक वातावरण का मतलब है एक भूगोल में स्वरूप है, वह कई बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया। सांस्कृतिक भूदृश्य किसे कहते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य किसे कहते हैं? भूदृश्य अर्थात जो भी मानव निर्माण करता है, मानव निर्मित चीजें, वो सारी की सारी धरती पर सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती हैं। आदमी खेती करता है, मकान बनाता है, उद्योग लगाता है, मार्ग बनाता है, बंदरगाह बनाता है, बड़े गांव महानगर बसाता है, ये सारे सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। नहरें हैं, सड़कें हैं, बांध हैं, ये सारे सांस्कृतिक भूदृश्यों में शामिल होते हैं। यह टोटल सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है और इस सांस्कृतिक वातावरण के बारे में हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। मानव भूगोल में इस सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है कि आदमी ने कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से बनाई। जैसे मान लो सड़कों की बातें आती हैं, तो सड़कें किस देश में किस प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं, उनकी सघनता कितनी है, उनका महत्व कितना क्या है उस देश के लिए, तो इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो ऐसे मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। आवास हैं, इस धरती पर हर जगह अलग अलग प्रकार के आवास मिलेंगे, क्योंकि आदमी ने वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग आवास बनाए हैं, न कि वहाँ के समाज के अकॉर्डिंग आवास बनाए। उन्होंने वातावरण के अकॉर्डिंग आवास बनाए और उस वातावरण के प्रभाव को आवासों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। फोर्थ चीज आती है मानव भूगोल के अंदर, कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम का मतलब समय के अनुसार अध्ययन करना। मानव भूगोल एक दिन का कार्य नहीं है, ये हजारों साल से है, वह चली आ रही है। हजारों साल से सभ्यताएं चली आ रही हैं। ज़्यादातर ईसा के बाद की है, वर्तमान में 2020 चल रही है, तो यह है वह ईसा के जन्म से 2000 साल हो गए। ये 2000 साल का इतिहास हमारे को ज्ञात है, लेकिन इससे पहले भी लगभग 10,000 साल पहले भी है वह मानव धरती पर रहता था। तो उससे किस तरह का अनुक्रम हुआ, आदिकाल में कैसा था, मध्यम काल में कैसा रहा, और आधुनिक समय में वर्तमान समय में मानव है वह किस प्रकार का स्वरूप विकास किया है, उसका समय के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग है वह अध्ययन करते हैं। और यह अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे कृषि, कृषि पुराने ज़माने में कैसी होती रही है, फिर मध्यकाल में कैसे परिवर्तन आए, फिर आधुनिक समय में क्या परिवर्तन आए, और भविष्य में क्या आने की संभावना है, इन चीज़ों के बारे में हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। ये कालिक अनुक्रम कहलाता है। और नंबर 5 के ऊपर उन्होंने बताया उसमें समायोजन, समायोजन और स्थानिक संगठन, इनकी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ। समायोजन, एडजस्टमेंट, इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, वातावरण के साथ समायोजन, अनुकूलन और रूपांतरण। यदि अपने आप में परिवर्तन करता है, उसको स्वयं में परिवर्तन करता है, तब तो इसको अनुकूलन करते हैं, और प्रकृति में परिवर्तन करता है, इसका मतलब रूपांतरण है वह करते हैं। दोनों को मिला करके समायोजन करते हैं। और मानव ने इस धरती पर किस तरह से एडजस्टमेंट कर रखा है, समायोजन कर रखा है, इस समायोजन का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ऐसे मानव भूगोल के अंदर समायोजन का अध्ययन करते हैं। स्थानिक संगठन का भी अध्ययन करते हैं। स्थानिक संगठन का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। स्थानिक संगठन के बारे में भी पहले बातचीत हो चुकी कि छोटे छोटे गांव, ढाणियाँ, शहर, ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मानव की जो क्रियाएं होती हैं वह महत्वपूर्ण होती हैं। मानव के वातावरण के साथ अंतर संबंध होते हैं, और इन अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इनके अलावा अन्य चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं, अन्य चीज़ों का जो इनमें शामिल नहीं है। जैसे मानव भूगोल का दूसरे विज्ञानों के साथ में अंतर संबंध पाया जाता है, दूसरे विज्ञानों से भी अंतर संबंधित है। जैसे राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल राजनीति का अध्ययन करता है, लेकिन यह भी मानव भूगोल से अंतर संबंधित है, क्योंकि हर देश में कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था होती है।
राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के कारण, वहाँ के वातावरण के कारण, वहाँ के कारण ही डेवलपमेंट होती है। तो उसका अध्ययन भी है वह मानव भूगोल में किया जाता है। तो ब्लास ने इस प्रकार से 6 तत्व बताए जिनके आधार पर है वह मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। बात करें मानव भूगोल का विकास क्रम, मानव भूगोल कैसे विकसित हुई, इसमें फर्स्ट बात आती है आदिकाल। आदिकाल का मतलब बहुत पुराने ज़माने में, ईसा से भी पुराने समय में जो भूगोल का स्वरूप था वह आदिकाल के रूप में जाना जाता है। उसमें ज़्यादातर यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने भूगोल का विकास किया, भारतीय लोगों ने भी विकास किया, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये देखने को मिलता है। यूरोपीय कंट्रीज के जो विद्वान थे वो अपनी किताबें लिखते थे, वहाँ पर राइटर का नाम लिखते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर है जो पुराण वगैरह लिखे गए तो उनके राइटर के बारे में है वह हमेशा मतभेद है वह होता रहा है। तो इस तरह से है वह यूरोपीय देशों के अंदर भूगोल का डेवलपमेंट हुआ, और यूरोपीय देशों में हुआ तो हिकेटियस है वह उसको भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने व्यवस्थित भूगोल लिखी। हालांकि हिकेटियस से भी पहले थेल्स है, एनेक्सिमेंडर है, इन्होंने अपना वर्णन किया, लेकिन हिकेटियस ने व्यवस्थित भूगोल लिखी, इस कारण से इसको भूगोल का जनक कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। कंफ्यूज मत होना। मानव भूगोल का जनक रेड जेल यह मानव भूगोल का जनक है, मानव भूगोल का जनक। और हिकेटियस है वह भूगोल का जनक है। और एक आता है हम्बोल्ट, यह भी जर्मन विद्वान था, आधुनिक भूगोल का जनक कहलाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहलाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग स्वरूप को दें। भूगोल का जनक हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल लिखा उसने, और मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल के बारे में एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी फ्रेडरिक रेडजेल ने, और उसके बाद में आधुनिक भूगोल का जो जनक है वह माना जाता है हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो ये है वह पुराने ज़माने के अंदर हिकेटियस है, थेल्स है, एनेक्सिमेंडर हैं, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज के लोग रहते थे। पुराने ज़माने में मानव का स्वरूप थी वह प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करने का था, प्राकृतिक शक्तियों का उनका पूजा करते थे, जैसे दैवीय शक्तियों के रूप में, जैसे पृथ्वी है, भूमि है, जल है, उनको प्रकृति पूजक है वह माने जाते थे। तो उस रूप में है वह भूगोल का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन थोड़ा कम रूप में डेवलपमेंट हुआ। फिर तकनीकी डेवलपमेंट के साथ साथ में तकनीकी डेवलपमेंट हुई, और मध्यकाल के अंदर कुछ है वह परिवर्तन आए। मध्यकाल के अंदर इसको खोज या अन्वेषण का युग कहते हैं, मध्यकाल से पहले ज़्यादातर जो तथ्य थे वह अनुभविक रूप से थे, जो जानते थे वो तो लिख देते थे, लेकिन जो चीज़ें नहीं जानते थे उनके बारे पर देवताओं के रूप में है वह उसको परिभाषित कर देते थे। जैसे पृथ्वी का चपटाकार होना, उत्तर के अंदर स्वर्ग होना, इस तरह से है वह कई स्वरूप है वह देख, क्योंकि उत्तर में है वह बर्फ़ से ढके होने के कारण लोग जा नहीं पाते थे, इस कारण से उन चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं था, एहसास नहीं था, और इसी वजह से है वह मध्यकाल में दूसरा युग शुरू हुआ, खोज या अन्वेषण का युग। इस समय खोजें स्टार्ट हुई। खोजें कैसे? जैसे अमेरिगो वेस्पुकी था वह अमेरिका चला गया, जिसके आधार पर इस अमेरिका का नाम पड़ा। फिर है वह यहाँ से स्पेन से ही कोलंबस था, कोलंबस यह दक्षिणी अमेरिका चला गया, यहाँ वेस्ट इंडीज की है वह खोज की। फिर है वह वास्को डी गामा था, अफ्रीका के चक्कर लगा करके भारत के अंदर पहुँचा और भारत की खोज है वह की। ऐसे ही रॉबर्ट कुक था, उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। मैगलन चला तो इधर से निकल करके और प्रशांत महासागर से आकर के वापस पूरी धरती के
मैगलन विद्वान था। मैगलन विद्वान ने पूरी धरती के है वह चक्कर लगाया और पूरी धरती के चक्कर लगा करके वापस है वह अपने स्थान पर है वह पहुंच गया। तो ऐसे इसको खोज और अन्वेषण का युग कहते हैं। इससे क्या हुआ, एक स्थान के लोग दूसरी जगह गए और फिर है वह उन्होंने बताया कि जो तथ्य गलत है वह दर्शाए गए थे उनको सही करने का स्वरूप सामने आया। नए नए प्रदेशों की खोज हुई, नई दुनिया की खोज हुई। लोग है वह जा करके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा करके द्वीपों के ऊपर बसने लगे। इस कारण से इस काल में उपनिवेश व्यवस्था सामने आई। उपनिवेश व्यवस्था, उपनिवेश का मतलब है यहाँ पर ब्रिटेन था, ब्रिटेन, इस ब्रिटेन का अकेले ब्रिटेन का 54 देशों पर शासन था। इनको कॉमनवेल्थ देश कहते हैं। 54 देशों पर शासन रहा हुआ है। तो इन 54 देशों को कॉमनवेल्थ के नाम से है वह पुकारा जाता है। तो ऐसे है वह ब्रिटेन का शासन है वह रहा है। उसके 54 देश उपनिवेश थे। 54 देशों से कच्चा माल ब्रिटेन आता, ब्रिटेन के कारखानों में तैयार होता और वो है वह उन्हीं देशों के अंदर बेचा जाता। इस कारण से वो धनी होते जा रहे थे। इस वजह से ये उपनिवेश काल का उपनिवेश काल है वह सामने प्रकाश में वर्तमान में विश्व के अंदर सामने आया, समक्ष आया। थर्ड स्वरूप था आधुनिक काल। आधुनिक काल, अभी मैंने बताया आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट को माना जाता है। ये जर्मन विद्वान था, भूगोल का आदि पुरुष है वह कह सकते हैं, जिन्होंने संसाधनों का अभाव होते हुए भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों की है वह खोज की। तो ये हमबोल्ट है, वह हमबोल्ट है। उसके बाद में रीटर है, रेडजेल है, ऐसे कई विद्वान है भाई, वॉन रिच्टहोफेन है, ऐसे विद्वान आए। तो इन्होंने है वह भूगोल का जर्मनी के अंदर भूगोल डेवलपमेंट की। और जर्मन विचारधारा के बारे में कल हम बातचीत कर चुके हैं। ये जर्मन विद्वान थे और इन्होंने निश्चयवाद का विकास किया। निश्चयवाद विचारधारा है वह दी, जिसके अनुसार है वह इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि मानव और प्रकृति में, मानव सर्वशक्तिमान है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। वह मानव के रीति रिवाज, रहन सहन, कार्यों के ऊपर बड़ा प्रभाव है वह डालती थी। यह निश्चयवाद विचारधारा का विकास है वह जर्मनी में हुआ। इसके बाद में फ्रांस में विचारधारा डेवलपमेंट हुई और फ्रांस के अंदर जो विद्वान थे उनके अंदर जैसे ब्लास है, फेब्रे है, डिमांजिया है, जीन ब्रुन्स है, इनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने है वह संभववाद विचारधारा का विकास किया। इनके अनुसार है वह मानव सर्वशक्तिमान है, वह अपनी बुद्धि, योग्यता और दक्षता के आधार पर इस प्रकृति के चीज़ों का उपयोग अपने विकास के लिए करता है, उसके साथ समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। इस तरह से संभववाद विचारधारा का डेवलपमेंट हुआ। फिर है इनके बाद में ऑस्ट्रेलिया में भूगोल डेवलपमेंट हुई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वह ग्रिफिथ टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर, और इन्होंने विचारधारा दी। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद विचारधारा का विकास किया, नवनिश्चयवाद विचारधारा दी, जिसके अनुसार न प्रकृति सर्वशक्तिमान है न मानव सर्वशक्तिमान है, बल्कि आपस में सामंजस्य की बातें हैं। दोनों को सामंजस्य करके और विकास का स्वरूप निश्चित करना चाहिए। यह है वह बताया ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद में अमेरिका के अंदर भूगोल का विकास हुआ। अमेरिका के अंदर ज़्यादातर निश्चयवादी थे, लेकिन बाद में स्वरूप है वह चेंज हो गई। मानव कल्याणकारी भूगोल भी है वह डेवलपमेंट हुई। ईसा बोमेन है, कुमारी सैमपुल है, ये या फिर और भी बहुत सारे है वे विद्वान थे, जैसे WM डेविस है। ऐसे विद्वानों का है वह विकास हुआ। अमेरिका में विकास हुआ। ऐसे ही है वह इंग्लैंड के अंदर भी विकास हुआ। इंग्लैंड में जैसे हर्बर्टसन है, पीटर हैगेट्स है, ऐसे विद्वान है, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर इसका डेवलपमेंट किया। मेरा ये कहना था धीरे धीरे है यह भूगोल का स्वरूप फैलने लगा। सन 1930
सन 1930 में भूगोल में विशेषीकरण की प्रक्रिया आई। विशेषीकरण की प्रक्रिया, अब विशेषीकरण की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? भूगोल दूसरे भूगोलों का दूसरे सहायक उपक्षेत्र बनने लगे, भूगोल के सहायक उपक्षेत्र बनने लगे। जैसे जो समाज का, वातावरण और समाज का अध्ययन करता है वह सामाजिक भूगोल कहलाया। जो राजनीति और भूगोल वातावरण का अध्ययन करता है वह राजनीतिक भूगोल कहलाया। ऐसे ही है जो है वह मनोविज्ञान और भूगोल का अध्ययन करता है वह मनोवैज्ञानिक भूगोल है, वह कहलाया। ऐसे 3-4 उपक्षेत्रों के अंदर डिवाइड होता गया। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल डेवलपमेंट हुई, राजनीतिक भूगोल डेवलपमेंट हुई, राजनीतिक भूगोल। ऐसे ही कृषि भूगोल का विकास हुआ, कृषि भूगोल का विकास हुआ, या फिर औद्योगिक भूगोल डेवलपमेंट होने लगी, औद्योगिक भूगोल डेवलपमेंट होने लगी। तो यह भूगोल के उपक्षेत्र कहलाने लगे। इन सब को भूगोल के उपक्षेत्र कहते हैं जिनके साथ भूगोल का गहरा संबंध है वह पाया जाता है। 1930 में 1960 में मात्रात्मक क्रांति आई। मात्रात्मक क्रांति अर्थात मानव भूगोल में कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ। कंप्यूटर का उपयोग शुरू होने के कारण बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए जाने लगे। इस कारण से है वह भूगोल का के अंदर जो स्वरूप है था वह व्यापक होने लग गया। 1970 के बाद भूगोल में दार्शनिक विचारधाराएं आई। दार्शनिक विचारधाराएं जो दर्शन शास्त्र विद्वानों के विचार उनसे संबंधित जो स्वरूप थे वो सामने आए। दर्शन शास्त्र है वह भूगोल के अंदर शामिल हुआ और इसमें है दार्शनिक भूगोल के अंदर जो विचारधारा आई मानव कल्याणकारी भूगोल। मानव कल्याणकारी भूगोल, इसे आदर्श भूगोल भी कहते हैं। आदर्श भूगोल भूगोल के घटकों का, जैसे पर्वत पठार मैदान होते हैं, इनका मानव के कल्याण में कैसे उपयोग में ले सकते हैं, यह मानव कल्याणकारी भूगोल कहलाई। और इसका विकास हुआ अमेरिका में, यूएसए में इसका विकास हुआ। यूएसए की विचारधारा थी। फिर इसके बाद में है वह आई रेडिकल भूगोल। और यह जो भूगोल आई वह रूस के अंदर भी इसका डेवलपमेंट हुआ। रूस में रेडिकल भूगोल थी वह कार्ल मार्क्स के प्रभावों से, विचारों से प्रभावित थी। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी हुए हैं वैसे ही है वह रूस के अंदर है वह मार्क्स रहे हैं, कार्ल मार्क्स। और उन्होंने दास कैपिटल नाम से एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी। इसमें यह कहा गया कि समाज के अंदर जो शोषित वर्ग है, अन्याय किया गया है, सामाजिक अन्याय किया गया है। कोई गरीब आदमी है, गरीब जो कृषक लोग होते हैं वह गरीब लोग होते हैं, इनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होना चाहिए। यह जो विचारधारा दी वह रेडिकल भूगोल कहलाई और इसका है वह विकास हुआ वह रूस के अंदर, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनके ऊपर गरीब लोगों का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद में जो वर्तमान जो भूगोल का स्वरूप चल रहा है वह व्यवहारवादी भूगोल कहलाता है। व्यवहारवादी भूगोल कहलाता है और यह भूगोल का स्वरूप है वह पूरे विश्व में है, वह वर्तमान में प्रचलन में है। इसको भी 2 स्वरूपों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक व्यवहारवाद कहलाता है और एक उत्तर व्यवहारवाद है कहलाता है। तो ऐसे है वह व्यवहारवादी विचार। व्यवहारवादी विचारों का मतलब ये है कि वर्तमान भौगोलिक घटक हैं उनके ऊपर मानव के व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है, कि मानव उसके साथ में किस तरह का व्यवहार करता है उसका प्रभाव पड़ता है। मैं 3 छोटे छोटे उदाहरण है वह बताता हूँ। एक अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी, अफ्रीका में कांगो नदी, भारत के अंदर बहती है गंगा नदी और अमेरिका में बहती है मिसिसिपी नदी। कांगो नदी, गंगा नदी और मिसिसिपी नदी, तीनों ही नदियाँ हैं, तीनों में ही मीठा पानी है,
तीनों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और तीनों ही है वह एक विकास के है वह सारे स्वरूप पाए जाते हैं तीनों में ही। लेकिन फिर भी मानव का स्वरूप देखो, यहाँ कांगो नदी के अंदर आज भी लोग जंगलों में रहते हैं, वो ही है वह पेड़ों के ऊपर बंदरों की तरह से निवास करते हैं। आज से जैसे हजारों साल पहले है वह आदमी रहता था उसकी तरह से आदिम जीवन है वह व्यतीत करते हैं। दूसरा गंगा नदी का क्षेत्र, खेत छोटे छोटे पाए जाते हैं, घनी जनसंख्या पाई जाती है और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा क्षेत्र मिसिसिपी नदी, और मिसिसिपी नदी अमेरिका के अंदर है। प्रेरीज घास के मैदान हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, मशीनीकृत कृषि की जाती है। ये कृषि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो इस तरह से है, तीनों ही में ही समान दशाएं, लेकिन फिर भी है वह विकास का स्वरूप अलग अलग पाया जाता है। क्यों? वहाँ के लोग उस नदी के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं उसका प्रभाव है वह मानव भूगोल पर पड़ता है। इस कारण से ही आज है वह भूगोल का स्वरूप पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो गया, जिसको भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण के नाम से है वह पुकारा जाता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहा जाता है। अर्थात भौगोलिक स्वरूप है वह आज पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने लग गया है। आज किसी देश में भूकंप आता है तो कई देशों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। कोरोना वायरस अमेरिका के अंदर ज़्यादा फैला, लेकिन उसका प्रभाव है वह पूरे संसार पर, पूरे संसार के शेयर है वह एकदम से है वह नीचे आने लगते हैं। क्यों? घटनाओं का वैश्विक प्रभाव है वह पड़ता है। भूमंडलीकरण है के नाम से जाना जाता है, इसका स्वरूप संचालित है। ये अपना लेसन है वह कंप्लीट हुआ। एक बार फिर मैं रिव्यू करता हूँ। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल में स्थानों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव है। वातावरण समायोजन का अध्ययन करते हैं जिसमें अनुकूलन और रूपांतरण। अनुकूलन का मतलब अपने आप में परिवर्तन, रूपांतरण का मतलब प्रकृति में परिवर्तन। स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन का अध्ययन करते हैं, अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का क्षेत्र दो भागों में रूप में, प्रकृति के रूप में, मानव के रूप में, और इनके अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में करता है। हंटिंगटन ने इसके दो घटक बताए, भौतिक दशाएं और मानव अनुक्रियाएं। इसके अलावा ब्लास ने है वह 6 घटक बताए, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम और समायोजन व स्थानिक संगठन, अन्य चीज़ें। और इसके अलावा विकास क्रम आदिकाल था। पुराने समय में मानव हेकेटियस या एनेक्सिमेंडर ऐसे विद्वान है वह रहे हैं। मध्यकाल, और मध्यकाल के अंदर खोज अन्वेषण युग आया जिसको उपनिवेश काल के रूप में जाना जाता है। आधुनिक काल के अंदर हम्बोल्ट, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर है वह भूगोल का विकास हुआ। 1930 में विशेषीकरण की पद्धति आई और उसके उप क्षेत्रों का है वह अध्ययन किया जाने लगा। 1960 में मात्रात्मक क्रांति आई, कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ। 1970 के बाद में दार्शनिक विचारधाराएं आई जिसको मानव कल्याणकारी भूगोल यूएसए में डेवलपमेंट हुई, रेडिकल भूगोल रूस में डेवलपमेंट हुई। वर्तमान संसार में व्यवहारवादी भूगोल है वह प्रचलित है। वर्तमान स्वरूप है वह भूमंडलीकरण का है। पूरे संसार को ही के अंदर ही मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।